बढ़ते हैं आगे। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश उबल रहा है। राजधानी ढाका में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या से भड़के उनके हजारों समर्थक सड़कों पर है। पूरा देश उबाल पर है। भीड़ ने पूरे ढाका को अपने कब्जे में लिया है। जगह जगह नारेबाजी हो रही है। भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर कट्टरपंथ का ऐसा कोहराम है जिसने पूरे बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बताएं कि अखबारों के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई है। ढाका में तो प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रोथोम अलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। सबसे बुरी बात यह कि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के लीडर रहे उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा निशाने पर हिंदू हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, बांग्लादेश की ही है। किस तरीके से वहां पर आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है, हिंसा भड़की हुई है, तोड़फोड़ हो रही है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सरकार की लाचारी भी सामने आ रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि बांग्लादेश में हिंसा के पीछे कौन है जो वहां पर इस वक्त इस तरह का माहौल बना रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश वहां पर हो रही है। और निशाने पर हिंदू भी हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या वहां पर कर दी गई, एक को जिंदा जला दिया गया। ये तस्वीरें कल की हैं, किस तरीके से वहां पर आवाम सड़कों पर है। और आपको हम टाइमलाइन भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश में कैसे हालात बदल गए। 17 दिसंबर बांग्लादेश के संगठनों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, भारत विरोधी भाषण दिया गया, नारेबाजी की गई 17 दिसंबर को ही। उसके बाद 18 दिसंबर को बांग्लादेश में वीजा सेंटर के बाहर प्रोटेस्ट होता है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या पर जानी मानी बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तस्लीमा नसरीन ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि कट्टरपंथियों के हाथों बेरहमी से मारे जाने से पहले दीपू चंद्र दास नाम का हिंदू युवक पुलिस की हिरासत में था, क्योंकि उसके साथ काम करने वाले एक मुस्लिम कर्मचारी ने निजी रंजिश के चलते उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया था, जिसके बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। बड़ी बात यह है कि हिंदू युवक ने पुलिस को बताया था कि वो बेगुनाह है और उसने पैगंबर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी। उसके खिलाफ सहकर्मी ने साजिश की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी सहकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा दीपू को हिरासत में ले लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दीपू पुलिस की हिरासत में था तो वो कैसे कट्टरपंथियों के हाथों लगा? क्या कट्टरपंथी हिंदू युवक को पुलिस से छीन कर ले गए या फिर पुलिस ने दीपू को उन कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया? ये सवाल बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश की सरकार और वहां के सिस्टम पर उठाए हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की बेरहमी से जो हत्या होती है उस पर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि कट्टरपंथियों के हाथों बेरहमी से मारे जाने से पहले दीपू चंद्र दास नाम का हिंदू युवक पुलिस की हिरासत में था। उधर शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे मुहिबुल हसन चौधरी ने यूनिट शासन पर सीधे और गंभीर आरोप लगाए हैं। Wanted to instigate his extremists and their handful of followers with the help of other fanatic political parties and start a riot across the country. So the objective is to primarily delay the election that they themselves are talking about, and the second objective is to basically eliminate our grassroots who are still active inside the country. And they also have attacked different foreign missions, including the Indian High Commission in my home city, Chittagong, and wanted to instigate a tougher response from our friendly neighbor and long-standing partner in international affairs of Bangladesh.
हादी की हत्या से बौखलाए समर्थकों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। ढाका से करीब 110 किलोमीटर दूर बसे मयमनसिंह इलाके में इनके निशाने पर आए दीपू चंद्र दास, जो कि एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था और किराए पर रहते थे। वहां भीड़ ने दीपू चंद्र दास नाम के युवक की हत्या करने के बाद उनके शव को पेड़ से लटका दिया, उसमें आग लगा दी। वहां जुटी भीड़ तब तक खड़ी रही जब तक शव पूरी तरीके से जल नहीं गया। जलते जलते शव पेड़ से नीचे गिर गया, तभी वहां जुटे लोग नारे लगाते रहे। यही नहीं, उन्होंने आग लगाने से पहले शव पर मुक्के भी बरसाए। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, हादी की हत्या से बौखलाए समर्थकों ने किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया है। ढाका से करीब 110 किलोमीटर दूर बसे मयमनसिंह इलाके में दीपू चंद्र दास इनके निशाने पर आए, जो कि एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे, किराए पर रहते थे। कट्टरपंथियों ने कैसे वहां पर आतंक मचाया, कैसे दीपू चंद्र दास नाम के युवक की हत्या करने के बाद उनके शव को पेड़ से लटका दिया, बर्बरता की। पेड़ से शव को लटकाने के बाद उसमें आग लगा दी गई। वहां जुटी भीड़ तब तक खड़ी रही जब तक शव पूरी तरीके से जल नहीं गया। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। जलते जलते शव पेड़ से नीचे गिर गया, तब भी वहां जुटे लोग नारे लगाते रहे। यही नहीं, उन्होंने आग लगाने से पहले शव पर मुक्के भी बरसाए। तो ये देखिए, भीड़ का मानवीय चेहरा सामने आया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे ढाका सुलग रहा है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस हिंसा के पीछे कौन है, कौन वहां पर इस स्थिति को बना रहा है, कौन वहां पर दंगे भड़का रहा है। बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मार रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। पड़ोस में टेंशन है, पूरा देश उबल रहा है, तो इंडिया पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बांग्लादेश में हंगामे के बाद भारतीय सीमा पर अलर्ट है। पूर्वी कमांड प्रमुख ने पूर्वी सीमा पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके बाद हमारी एजेंसीज भी अलर्ट मोड पर है और पूरे भारत में इस वक्त सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। और बांग्लादेश में जो हंगामा हो रहा है, भारतीय सीमा पर अलर्ट है। आपको बताएं कि पूर्वी कमांड प्रमुख ने पूर्वी सीमा पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। ये तस्वीर आप देखिए, जब यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे थे पूर्वी कमांड प्रमुख, पूर्वी सीमा पर किस तरह की तैयारी है इसकी समीक्षा करते हुए। इस बीच हादी की मौत से बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को भारत विरोधी कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हादी की मौत के पीछे भारत विरोधी ताकतों का हाथ तो नहीं है। सवाल यह भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले हादी को मार दिया गया और फिर एंटी इंडिया भावनाएं भड़काकर बांग्लादेश में दंगे भड़काने की कोशिश की गई। क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव नजदीक है, चुनाव से ठीक पहले वहां तक एक ऐसे नेता की वहां पर मौत हो जाना जो भारत विरोधी बयान देता है। और शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करना शुरू हो चुका है। एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया। कहा जा रहा है कि हादी की मौत से बांग्लादेश में जो माहौल खराब हुआ, उसने पाक समर्थित कट्टर ताकतों को खुली छूट दे दी और एक बार फिर वहां हिंदुओं के साथ खूनी खेल खेला जाने लगा। इसी ने सवाल उठा दिया कि हादी की मौत के बहाने क्या बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद भारत विरोधी ताकतों को उकसाने और हिंदुओं के नरसंहार की प्लानिंग हो रही है। तो हर जगह तोड़-फोड़, आगजनी और अल्पसंख्यकों के घरों को नजर आतिश करना, ये तमाम हंगामा आराई हो रही है। और ये तमाम जो हंगामा आराई है, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। दिल्ली प्रदूषण, कोहरे और ठंड के ट्रिपल अटैक से परेशान है। प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो काफी कम है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। साथ ही साथ हवाई उड़ानों पर भी घने कोहरे का असर पड़ रहा है। तो आप देखिए कि दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। और आज शनिवार का दिन है, आज भी कोहरा काफी ज्यादा है। ऐसे में आप देखिए लोग परेशान हैं। एक तो सर्दी से परेशान है, ऊपर से कोहरे और धुंध का अटैक, इसने दिल्ली
एनसीआर वालों के लिए परेशानी को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो एनसीआर वासी हैं वो काफ़ी परेशान हैं और आप देखिए कि जो प्रदूषण है वो भी चरम पर है। ऐसे में अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है और कोहरे की वजह से परेशानियां बेहिसाब हैं। ऐसे में जिन लोगों को आज दफ्तर पहुंचना था या ज़रूरी काम से घरों से निकले या कहीं और जाना था, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। जो सफ़र 30 मिनट में पूरा होता है उसको पूरा करने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लग रहा है और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। ऐसे में आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे हम सड़क मार्ग की बात करें, हम रेल मार्ग की बात करें या हम हवाई यातायात की बात करें, हर तरफ असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधों के बावजूद प्रदूषण पर कुछ खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहां जहरीली हवा का कहर जारी है। शनिवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 380 दर्ज किया गया है। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार की रही, जहां सुबह सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी की अगर हम बात करें तो AQI 425, द्वारका में AQI 400 के पार था। आनंद विहार दिल्ली का वो इलाका है जहां पर प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है और सुबह जब आनंद विहार का AQI चेक किया गया तो वो गंभीर श्रेणी में था, क्योंकि AQI 428 दर्ज किया गया। उसके बाद जहांगीरपुरी में AQI 425, द्वारका में AQI 400 के पार। तो आप देखिए कि सवाल ये खड़ा होता है कि कब साफ होगी दिल्ली की हवा, कब लोगों को राहत मिलेगी, कब प्रदूषण की मार का समाधान निकलेगा, क्योंकि सख्त कदम तो उठाए जा रहे हैं लेकिन लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। राजधानी में दम घोटू हवा लोगों के लिए साइलेंट किलर बन रही है। सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 लागू कर दिया है, जिसके तहत केवल BS6 गाड़ियों की ही एंट्री। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर पूरी तरीके से बैन है। नो PUC नो फ्यूल नियम लागू है। बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और CNG। जांच के लिए 580 पुलिसकर्मी तैनात है। 126 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। वॉइस अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करेगी पुलिस। इसके अलावा गूगल मैप से 100 ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स की पहचान भी की गई है। तो दिल्ली की जहरीली हवा ने इस वक्त सबका जीना मुहाल कर दिया है। इसी बीच दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब दिल्ली में बांस से बना एक पार्क उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। आप देखिए तस्वीरें। DDA के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई एक स्टडी में यह साफ हो गया है कि यहाँ पर ये जो बांसेरा पार्क है, अपने घने बांस के जंगल की वजह से पर्यावरण के लगभग हर पैमाने पर दूसरे शहरी क्षेत्रों से कहीं बेहतर साबित हुआ है। स्टडी में सामने आया कि बांसेरा पार्क में हवा ज्यादा साफ, तापमान कम और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये अच्छी तस्वीर भी है। दिल्ली वासियों के लिए ये एक ऐसा पार्क है जो उम्मीद की किरण बनकर आया है। नई उम्मीदें हैं इस पार्क से, क्योंकि DDA के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई एक स्टडी में ये साफ हो चुका है कि बांसेरा पार्क अपने घने बांस के जंगल की वजह से पर्यावरण के लगभग हर पैमाने पर दूसरे शहरी क्षेत्रों से कहीं बेहतर साबित हुआ है। दिल्ली शहर के बीच एक ऐसा पार्क जिसकी एयर क्वालिटी और जिसका तापमान यहाँ के गेट के बाहर निकलते ही अलग है, अंदर अलग है। दरअसल DDO ने एक स्टडी की है जिसमें पाया है कि दिल्ली के बांसेरा पार्क में तापमान बाहर की तुलना में कम और एयर क्वालिटी भी बाहर की तुलना में 20% तक बेहतर है। ये एक स्टडी की गई थी जिसमें ना केवल बांसेरा पार्क बल्कि मयूर विहार एक्सटेंशन, यमुना फ्लड पार्क, अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क, लोधी गार्डन और ISBT सराय काले खां तक इसको स्टडी किया गया और पाया गया कि बांसेरा पार्क में खास तौर पर ये जो यहाँ पर प्लांटेशन आप देख रहे हैं, बैम्बू प्लांटेशन होने की वजह से, बांस की होने की वजह से यहाँ पर एयर क्वालिटी बेटर है, यहाँ पर तापमान कम है। बांसेरा पार्क की खासियत है कि इस पूरे पार्क में सबसे ज्यादा जो बांस है उसके पेड़ लगाए गए हैं। पूरा आप कॉरिडोर जो देख रहे हैं इसमें दोनों तरफ जो है वो बांस लगाए गए हैं। ऐसे में ये कहा गया है कि 20% तक जो बाहर का AQI है उससे कम यहाँ पर AQI जो है वो देखने को मिलता है। कंपेयर किया गया है बाकी पार्क, लोधी गार्डन से भी इसे कंपेयर किया गया है जहाँ पर बाकी पेड़ पौधे लगे हैं, पर यहाँ बांस की मौजूदगी की वजह से एयर क्वालिटी और बेहतर होता है। मेरे हाथ में एक इक्विपमेंट है, AQI रीडर है, मीटर है, तो इसको मैं चलाकर यहाँ पर फिलहाल देखती हूँ कि यहाँ अंदर इस वक्त कितना AQI जो है वो आ रहा है। दिल्ली के ज़्यादातर जगहों में अगर हम बात करें तो आज
जो AQI है वो बेहद ख़राब से सीवियर डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त जब यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ आप देखें कि ये सेटल होने लगा है और सीवियर कैटेगरी में यहाँ पर बता रहा है, यानी कि 400 प्लस है। और यहाँ अब आप देखें कि AQI जो है ये 400 से लेकर 440 से लेकर 446 तक के बीच में ये नज़र यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 450 के अंडर दिख रहा है। 440 से 450 के बीच में यहाँ पर जो AQI है वो बना हुआ है। और ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि इस जगह का AQI आसपास के बाकी जगहों से, बाकी पार्क से जहाँ पर इसी तरीके से पेड़ पौधे लगे हैं, उनसे बेहतर है।